टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आज हर साल लगभग 12 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन भारत इस बीमारी को सही करने की जो दवाई दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है उससे करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाती है। भारत आज टीबी के इलाज की दवाई का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को ये दवाई आज भारत से एक्सपोर्ट की जाती है। इनफैक्ट आज पूरी दुनिया में बिकने वाली टीबी की 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है और अभी तक इस दवाई को बनाने का रॉ मटेरियल भारत के ही मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते थे। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि भारत के ही कुछ पड़ोसी देश भारत के फार्मा सेक्टर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और टीबी की दवाई को बनाने का रॉ मटेरियल भारत में इल्लीगली डंप किया जा रहा है। मिंट की तरफ से पब्लिश हुए इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना और थाईलैंड पिछले कुछ महीनों से भारत में टीबी मेडिसिन के रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय मार्केट में ईथम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड की कीमत को काफी हद तक कम करके बेचा जा रहा है। ईथम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड ही वो रॉ मटेरियल है जिससे टीबी की दवाई बनाई जाती है। जो लोग नहीं जानते, टीबी की दवाई की मार्केट की वैल्यू करीबन $2 बिलियन के आसपास है और चाइना कई सालों से भारत से इस मार्केट को छीनने की कोशिश में है। साल 2024 तक इस दवाई के रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भारत में ना के बराबर था, लेकिन 2025 के आते ही इस रॉ मटेरियल का इंपोर्ट $4.5 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसी को देखते हुए डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ईथम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का प्लान बना रही है। प्राइमा फेसी एविडेंस से ये पता चला है कि थाईलैंड और चाइना के ही रास्ते ये मटेरियल भारत लाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाली टीबी की दवाइयों में भारतीय रॉ मटेरियल को कम से कम किया जा सके। साल 2022 तक भारत एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए अराउंड 80% तक चाइनीज कंपनीज पे डिपेंडेंट था। हम जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट में नंबर 1 तो थे, लेकिन इन दवाइयों में चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। चाइना पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने फार्मा सेक्टर के लिए भी पीएलआई लॉन्च की और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भारत में ऐसी 26 तरह की एपीआईज का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जिन्हें अभी तक 100% इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। इस पीएलआई की वजह से एपीआईज का इंपोर्ट काफी हद तक कम हुआ है और भारत हर साल करीबन 1800 करोड़ रुपए बचा पा रहा है। पर भारत का फायदा कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बड़ा नुकसान भी है और इसी नुकसान को भरने के लिए चाइनीज कंपनीज भारी भरकम लॉस उठाने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 2025 का आर्टिकल देखिए, इसमें बताया गया है कि चाइनीज कंपनीज भारत में एपीआईज की डंपिंग प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम कीमतों पे करने लगी हैं। कोविड से पहले जहां हम 80 से 90% चाइना पे एपीआईज के लिए डिपेंडेंट थे, वहीं आज हम करीबन 65% चाइनीज एपीआईज का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में करते हैं। इस 65% को और कम करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि चाइनीज सप्लायर जितनी कीमतें भारतीय मार्केट में ऑफर कर रहे हैं उतनी कीमत को भारतीय सप्लायर्स के लिए मैच करना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि जो यूनिट्स पीएलआई की वजह से शुरू हुई थी आज वो लॉस में चल रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमा फेसी जांच में थाईलैंड और चाइना का हाथ मिला है, इसलिए डीजीटीआर $5000 से $6000 पर टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज एपीआईज पे लगा सकती है। मैंने कल की एक वीडियो में आपको बताया था कि चाइना ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत की है कि भारत डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंसेंटिव दे रहा है। पर चाइना शायद ये भूल चुका है कि कुछ ही महीनों पहले ऐसी ही शिकायत यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में की थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके काफी चांसेस हैं कि थाईलैंड से जो रॉ मटेरियल भारत में लाया जा रहा है वो भी व्हाइट लेबल चाइनीज एपीआईज हो, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थाईलैंड भी डीजीटीआर की इंपोर्ट ड्यूटी में फंसने वाला है। हमारी तरह आप भी भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।